अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 7 जून है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम की हमारी जो पहली ख़बर है नाज़रीन, वो नैब से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर है, और ये नाज़रीन वही ख़बर है जिसका तवील अरसे से बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। तो सबसे पहले इस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या वजह है कि तवील अरसे से नैब से मुतल्लिक इस ख़बर का इंतज़ार किया जा रहा था। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि आज पार्लियामेंट हाउस में पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नैब के हुकाम पेश हुए। नैब के जो वाइस चेयरमैन हैं ज़ाहिर शाह, और उनकी जानिब से नैब के जितने भी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो नैब ने अब तक रिकवरियाँ की हैं, उन पर पब्लिक अकाउंट कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। और फिर आज के पब्लिक अकाउंट कमेटी के PAC के आज के इस इजलास में जो ऑर्डर किया गया है नैब को कि उनके नैब के क़याम से लेके आज तक जितने भी मुलाजमीन हैं, उनके असासों की जो तफसीलात हैं वो पब्लिक की जाएँ। यानी ना सिर्फ वो मुलाजमीन जो अभी तक नैब में सर्विस में मौजूद हैं, उनके असासों को पब्लिक करने का कहा गया है, बल्कि उनके साथ साथ माजी में जो नैब के मुलाजमीन रह चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी सर्विसेज जो हैं वो नैब से ख़त्म हो चुकी हैं, सबकदोश हो चुके हैं, उनके असासों की तफसीलात। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो ख़ास बात है इस ख़बर की कि ना सिर्फ नैब के अब तक के जितने मुलाजमीन हैं, उनके असासों की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो नैब के मुलाजमीन के वालदैन के जो असासे हैं, उनकी तफसीलात भी पब्लिक करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। अब आपको बताते हैं कि इस ख़बर का तवील अरसे से क्यों शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। नाज़रीन, आपको पता है कि नैब का इदारा जो है वो सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और कारोबारी हजरात के माली मामलात की तहकीकात करता है, करप्शन के रेफरेंस बनाता है, एहतसाब अदालतों में केसेस चलते हैं। तो एक चीज़ ये सामने आ रही थी और एक मुतालबा आप कह लें या परसेप्शन कह लें, जिसमें यह कहा जा रहा था कि नैब के जो तफ्तीशी अफसरान हैं या तफ्तीशी अफसरान से हट कर जो दीगर आला ओहदों पर बैठे मुतल्लिका लोग हैं, उनके असासों की भी तहकीकात करवाई जाएँ कि जब से वो नैब में आए हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, उनसे ऊपर बैठे हुए आला पाए के अफसरान हैं, उनके असासों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि नैब से मुतल्लिक नाज़रीन मार्केट में, शहर इक़्तिदार में, और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर नैब के रीजनल ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर यह इतलात सामने आ रही थी कि बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनको छोड़ के जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, जो हाई प्रोफाइल नहीं होते, पब्लिक ऑफिस होल्डर की नहीं होते, क्योंकि नैब में सिर्फ सियासतदानों के केसेस तो नहीं चल रहे होते, उनकी तहकीकात तो नहीं चल रही होती, उससे हट के कई ऐसे केसेस की तहकीकात चल रही होती हैं जो जिनमें आवाम की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। तो इतलात ये आ रही थी कि ऐसे लो प्रोफाइल केसेस में नैब के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो नैब के दीगर आला अफसरान हैं, वो पैसे बनाते हैं मुबैना तौर पर, और पैसे लेकर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस होते हैं, उनकी फ़ाइलों को बंद कर दिया जाता है। तो इन्हीं इतलात की बिना पर यह मुतालबा आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये काम भी होना चाहिए। अगर नैब दूसरों के असासों की तहकीकात करता है कि किसके असासे आमदन से ज़ायद हैं, किसके असासे जो है वो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, तो नैब के तफ्तीशी अफसरान के, नैब के दीगर जो आला पाए के अफसरान हैं, उनके असासों की भी छानबीन होनी चाहिए। अब ये पब्लिक करने का कह दिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से नैब के मुलाजमीन के असासों को। अब देखते हैं कि कब तक इन असासों को पब्लिक किया जाता है। तो लेकिन एक बड़ी ख़बर है नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट है। अब आपके साथ जो हमारी दूसरी ख़बर है, जो 2 बड़ों की मुलाकात में बड़ा अहम मामला तय कर लिया गया है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। और इसके बाद नाज़रीन, जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक कि उन्हें कब, कहाँ और कौन गिरफ़्तार करेगा, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो आज लाहौर में 2 बड़ों की, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नाज़रीन इस बात पे इत्तफ़ाक हुआ है दोनों सियासतदानों के दरमियान
کہ جو پنجاب کے 17 جولائی سے ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس ضمنی الیکشن کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ لڑے گی، یعنی جوائنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان ضمنی الیکشن میں دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے۔ اور اس ملاقات میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے ناظرین، اس پر بھی غور و خوض کیا گیا، اور پھر اس ملاقات کے بعد جو حمزہ شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ عوام کی خدمت کے لیے ساتھ چلے ہیں، ساتھ چلیں گے، اور یہ ساتھ چلنے کا جو سفر ہے وہ ساتھ جاری رہے، ایک ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اب سے میرے خیال میں 2 دن پہلے خبر بھی سامنے آئی تھی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ 10 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مشفق نواز جو ہے وہ مل کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر آگے چلے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ساتھ مل کر ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ آج خان صاحب نے جو بنی گالہ میں وکلاء کے ساتھ خطاب کیا، عمران خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا پلان بنا لیا گیا ہے اور یہ ہمیں ہرانا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمیں ہرانے کے جو انہوں نے پلان بنایا ہے اس کے باوجود بھی ہم انہیں ہرا کے دکھائیں گے۔ اب خان صاحب جب حکومت میں تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کے ایشو کو لے کے، گورننس کے ایشو کو لے کے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان میں عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو عوام کا ایک رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو اب تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، اب تو شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن ان کے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 3.5 گھنٹے کی ہوگی، لیکن لوڈ شیڈنگ بھی اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اور جو ناظرین مہنگائی کی صورتحال ہے، اب دیکھیں کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان 3 چیزوں کی جو بیسک بنیادی ضروریات میں آتی ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی آٹومیٹکلی اضافہ ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تاحال حکومت کے سامنے اتنے محاذ ہیں، تو ایک جو محاذ ہے کہ اگر ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو بھی رہا ہے، معاشی ہماری مجبوری ہے، لیکن یہ کس نے چیک کرنا ہے، یہ چیک کس نے رکھنا ہے، اس بات کو انشور کس نے کرنا ہے کہ جو پیٹرولی مصنوعات کی، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اشیاء خرد و نوش کے قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا وہ کیا اسی تناسب سے ہوگا، یا پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، پیسے بنانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں، کیا وہ اس سے فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، چاہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ہوں، چاہے بجلی کی قیمتیں ہوں، چاہے گیس کی قیمتیں ہوں، چاہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ تو ضمنی الیکشن میں آئے گا۔ اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اس مہنگائی کی نئی لہر میں اور ناقابل برداشت لہر میں کیا جو عوام ہیں وہ حکمران اتحاد کو ووٹ دیں گے، یا پھر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو مرضی منصوبہ بنا لیں ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک دیکھنے کے لائق چیز ہوگی کہ کیا اس مہنگائی کے اس حالات میں عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انہیں کس کے ساتھ جانا ہے۔ اب جو آخری ہماری خبر ہے کہ خان صاحب کو کہاں سے، کب اور کون گرفتار کرے گا، اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے بابر اعوان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں بابر اعوان صاحب نے خان صاحب کی زندگی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ 24 سے 48 گھنٹے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، تو یہ جو ایک ڈیڈ لائن انہوں نے دی، ٹائم لائن دی، وہ گزر گئی۔ اچھا، یہاں پر مزید کچھ بات کرنے سے پہلے میں نے آج ایک ٹویٹر پہ ایک وی لاگ دیکھا ہے اپنے ایک دوست بھائی کا، ہمارے صحافی بھائی ہیں، اس میں ناظرین جو وہ دعوے کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو دکھا پاؤں، فاروقی صاحب، جمیل فاروقی صاحب، میں ان کی بدخوئی نہیں کر رہا، لیکن ناظرین آپ یہ سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا کرتا ہے وزیر اعظم کا، قسم سے وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چراغ بجھنے سے پہلے اپنی آخری لوئیں آپ کو دکھا رہا ہے، تو ریویو میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو، 3-4 دن کے اندر ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس سے پارلیمان تحلیل کرنے کے آرڈر آ سکتے ہیں، سائفر پڑھنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ رولنگ انڈو کی تھی، وہ رولنگ اپنی جگہ انڈو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن
जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की समरी को पेश नज़र रखते हुए असम्बली तहलील की थी, उस फैसले को बरकरार रखते हैं और साजिश या मुदाखलत के एलिमेंट को नज़रअंदाज नहीं करते। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, अगले 3-4 दिन के अंदर इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी एंड दिस इज नॉट ए मार्जिनल पॉसिबिलिटी, मैं आपको मैक्सिमाइज्ड पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ कुछ दिन पहले कही थी कि हो सकता है खान साहब को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना। ये जनाब जो हैं अपने ज़राए से कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पे मैक्सिमाइज जो वो चीज़ें करके बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ सकता है और जो असम्बली की तहलील की समरी इमरान खान साहब ने भेजी थी उसके ऊपर जो सदर साहब ने हुक्म पास किया वो बहाल हो सकता है। अब इसी तरह के दोस्तों को हमारे कुछ सुनना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, हमें जो दोस्त हैं वो गद्दार कह लेते हैं, झूठा कह लेते हैं, लेकिन ये जो कह रहा है ये सच नहीं कह रहा। आप निकाल के देखें, इतने इस जैसे जितने भी लोग हैं पिछले 20 से 22 पिछले 2 महीनों में उन्होंने क्या बातें की हैं और कौन सी बातें पूरी हुई हैं, आप ये बैठ के खुद फैसला करें। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और उसके बाद नाज़रीन, बाबर अवान साहब के स्टेटमेंट के बाद पीटीआई के लोगों के स्टेटमेंट भी सामने आए कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और कल अताउल्लाह न्याज़ी साहब का स्टेटमेंट सामने आया और आज हमने देखा कि उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, जिसमें अताउल्लाह न्याज़ी साहब ये कहते हैं, एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि मैंने खुदकुश हमले की बात नहीं की थी, मैंने तो कश्तियाँ जलाने की बात की थी। हालांकि इनका अपना वीडियो क्लिप है जिसमें वो खुदकुश हमले की बात करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैंने जो मुल्क चलाने की बात की थी, मुल्क चलाने वाले शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल असल टॉपिक की तरफ खान साहब को कब गिरफ्तार किया जाएगा, तो जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि मेरा पक्का इरादा है इमरान खान को गिरफ्तार करने का। और फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बता दिया कि मैंने इमरान खान साहब को कहाँ, कब और कैसे गिरफ्तार करना है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्जनों जो है वो फौजदारी मुकदमात हैं जिसमें खान साहब ने ज़मानतें ले रखी हैं। राना सनाउल्लाह ने अपना प्लान ये बताया है कि जिन केसेस में, फौजदारी केसेस में इमरान खान साहब ने ज़मानतें ली हैं, हम उन केसेस में जाएंगे, अदालतों के सामने पेश होंगे और जो फौजदारी मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उनका रिकॉर्ड पेश करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे और इनकी ज़मानतों को मनसूख करवाएंगे। और मनसूख कराने के बाद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही राना सनाउल्लाह का ये भी कहना है कि मुझे इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए वफाकी काबीना की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मानत कैंसिल होगी, मैं फ़ौरी तौर पे इमरान खान को अदालत से गिरफ़्तार कर लूँगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि 25 जून तक खान साहब की ज़मानत है, लेकिन राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश अपनी जगह पे, उनके इरादे, उनके जो उम्मीदें हैं वो अपनी जगह पे। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ये कह दिया था कि अगर आपको मज़ीद ज़मानत की ज़रूरत हो, आप अगर इस में एक्सटेंशन चाहते हो तो आप दोबारा अदालत से रिजू कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अच्छा, जाने से पहले जो शेख रशीद साहब ने आज इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो नादीदा क़ुव्वतों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ 3 मुलाकातों का जिक्र किया है, उन मुलाकातों से मुतल्लिक एक और ख़बर कि अब पारा में कौन सी 4 शख्सियात ने जाके मुलाकात की, उसमें क्या गुफ्तो शुनीद हुई, वो आपके साथ हम अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।